केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के पार्षद, क्या ये आपको बीजेपी के डबल इंजन सरकार की भी याद दिलाता है? कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस्ड नजर आ रहे हैं केजरीवाल? देखिए, इल्जाम वो लगाते हैं, नैरेटिव आप लोग सेट करते हैं। सच्चाई यही है। नैरेटिव हम सेट करते हैं। एब्सोल्युटली नैरेटिव आप लोग सेट करते हैं। ये बड़ा क्योंकि कन्वीनियंट मुझे है। आप कन्वीनियंट मैं आपको इसलिए बताता हूँ, मुद्दे वो तय करते हैं, मीडिया चलाती है उनको। मुद्दे जनता तय करती है। नहीं, एक सेकेंड, जब दिल्ली का चुनाव आया तो उन्होंने बोला कि जी यमुना मुद्दा है। आज वो ये बोलते हैं कि एमसीडी का जो मुद्दा है वो गाजीपुर पहाड़, कूड़े के पहाड़ का मुद्दा है। वो मुद्दे सेट करेंगे, वो बताएंगे। और आज जो आप मुझसे गाजीपुर पहाड़ के बारे में बात कर रहे हैं, आपने मुझसे यमुना के बारे में तो बात नहीं करी। अभी तो हमारी बात ही शुरू हुई है। नहीं, आपने शुरुआत ही कूड़े से करी। इसके पीछे एक कारण है गौतम, क्योंकि आप ईस्ट दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, गाजीपुर आपके बहुत करीब है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। यमुना भी मेरे उतने ही करीब है। हाँ, लेकिन यमुना के मुद्दे पे हम आएंगे। मेरा घर पोल्यूटेड यमुना, पोल्यूटेड हवा पानी में है। एमसीडी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, क्या कुछ रोक सकता था, क्या कुछ काम कर रही है? ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या वादे कर रही है बीजेपी भी, उन सब के बारे में बात करूंगी। आई विल टेक वन स्टेप एट अ टाइम। एब्सोल्युटली, आप मेरे मुद्दे में डिसाइड कीजिए। वो मुद्दे से मैं आपका मुद्दा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास कोई राइट नहीं है, लेकिन उनके पास भी कोई राइट नहीं है ऑफ कोर्स मुद्दे सेट करने का। मुद्दे जनता सेट करेगी। गौतम, मुद्दे जनता सेट कर रही है। अब दिल्ली की जनता के सामने 3 बड़े मुद्दे हैं, और वो 3 बड़े मुद्दे हैं ब्रोकन रोड्स, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज एमसीडी वर्कर्स की, और लैंडफिल साइट्स जो है। देखिए, ग्लोबली ये जो कूड़े के पहाड़ हैं, ये एक तरह से दिल्ली पर कलंक की तरह लोगों को नजर आते हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी लोग देखते हैं, और हम देश की राजधानी की बात कर रहे हैं। तो इससे बेटर नैरेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये नैरेटिव मीडिया नहीं लिख रहा है, लोगों को दुख पहुंचता है। जैसे आपने बोला, आप खुद दिल्ली वाले, मैं दिल्ली वाली हूं, हमें दुख पहुंचता है, लोग मेरी सिटी के बारे में ऐसी बात करते हैं। तो ये गलत नहीं है, ये तस्वीरें दुनिया देख रही है। मुझे दुख गाजीपुर लैंडफिल से भी पहुंचता है, मुझे दुख वाटर लॉगिंग से भी पहुंचता है, मुझे दुख पोल्यूशन से भी पहुंचता है, मुझे दुख गंदे पानी से भी पहुंचता है, मुझे दुख यमुना से भी पहुंचता है, मुझे दुख पिछले 8 साल में एक नया स्कूल नहीं खोला गया उससे भी पहुंचता है, एक नया हॉस्पिटल नहीं खोला गया उससे भी पहुंचता है, मुझे दुख एक नया फ्लाईओवर नहीं बना उससे भी पहुंचता है, और मुझे दुख एक नई डीटीसी बस नहीं ऐड करी गई उससे भी पहुंचता है। मुझे दुख इन सब चीज़ों से पहुंचता है। मुझे तो उस चीज़ से भी पहुंचता है कि जब दिल्ली के लोगों को 8 साल पहले ये गुमराह किया गया था कि दिल्ली को लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क बनाएंगे, ये सब झूठ था। मैंने आज तक अपने 3.5 साल में कभी ये नहीं बोला कि दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाएंगे। मैंने कभी ये नहीं बोला कि दिल्ली को हम यमुना साफ कर देंगे, हम 3 साल में या 5 साल में। तो दुख उन सब मुद्दों से पहुंचता है क्योंकि मेरे दिल में दिल्ली बसती है, और मैं यहाँ पर कोई झूठ बोलने नहीं आया, ना झूठ की राजनीति करने आया हूँ। दिल्ली को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको दिल्ली से प्यार हो, कुर्सी से नहीं। कौन है वो व्यक्ति? आप भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे तो मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर जितने लोग हैं, टाइम लगेगा अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने में। आपकी बन चुकी है। मैटर ये नहीं करता कि कौन है, वो व्यक्ति होना चाहिए कि जिसके दिल में दिल्ली बसती हो, जिसको कुर्सी से नहीं दिल्ली से प्यार हो। इस कमरे में कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है। केजरीवाल वो व्यक्ति नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको लगता है दिल्ली लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बन गई है? दिल्ली पहले वाली दिल्ली बन जाए तो फिर आपने उनके सवाल का जवाब आपने खुद दिए, मुझसे आप क्यों मांग रहे? आपको लगता है पिछले 8 साल में अगर हम कोरोना के बाद भी नहीं सीखे कि एक नया हम अस्पताल नहीं बना पाए, तो उससे ज़्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है? कोरोना के वक्त पे ऑक्सीजन लेके आने के लिए टैंकर्स नहीं थे आपके पास, आपने फ्रांस से ऑर्डर किए थे। और उस टैंकर्स का सवाल ज़रूर पूछना, जो अगले व्यक्ति मेरे बाद आएंगे उनसे ये सवाल पूछना जी। आप पिछले 8 साल में आज तक उन्होंने एक भी आंकड़ा नहीं दिया, उनके किसी व्यक्ति ने एक आंकड़ा नहीं दिया कि पिछले 8 साल में कितने स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल खुले हैं। लेकिन वो पलट के हमें क्या जवाब देते हैं कि मेरे तो पार्षद नहीं है ना। स्कूल पार्षदों ने खोलने हैं। हाँ, तो वही उनका यही आता है कि जब आप मुझे फ्रीडम देंगे काम करने की, जब भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो अड़चने डालना बंद करेगी, हम पर स्टिंग ऑपरेशन करना बंद करेगी, तब हम कुछ काम करना शुरू करेंगे। तो वो कंप्लेन कर देते हैं इस बात की, वो भी मीडिया को घेर लेते हैं। कंप्लेंट वो करते हैं, चलाती मीडिया है। आप मुझे मतलब मेरे को ये हैरान, हमने तो बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन भी चलाए हैं ना। आप चलाइए। मेरे को प्रीति जी ये हैरानी होती है इस चीज़ की, कभी घर में अकेला बैठा होता हूँ कि जिस व्यक्ति ने 8 साल में एक नई चीज़ नहीं बनाई दिल्ली में, वो दिल्ली का नैरेटिव सेट करता है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं। स्कूल्स की बात करते हैं, बताइए। कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत क्रांतिकारी उन्होंने कदम उठाए हैं। जैसे मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। आप अपने बच्चों को मोहल्ला क्लिनिक में भेज सकते हैं इलाज के लिए? मैं वैसे दिल्ली की रेजिडेंट नहीं हूँ तो मैं नहीं भेज सकती। इधर जो भी दिल्ली के लोग हैं, कभी मोहल्ला क्लिनिक में गए हैं अपना इलाज कराने? बताइए, खुल के बताइए। मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ और सच सुनता हूँ आपके सामने।
मेरी जनता नहीं है ये। लेकिन जब केजरीवाल ऐसे लोगों से पूछते हैं तो फिर लोगों के हाथ भी उठ जाते हैं, कहते नहीं, हैं, आप हाँ जी, बिल्कुल हम यूज बताइए, अगर करते आप हैं। गए तो बताइए। कोरोना के वक्त में गए थे, कोरोना के वक्त में वहां पर टेस्टिंग तक नहीं होती थी। आप बताइए, और बिल्कुल बताना, यहाँ पर मेरे बाद जो व्यक्ति आएंगे वो भी आपसे ऐसे ही पूछेंगे और उनको भी ऐसे ही बताना जो मुझे। तो इस ऑडियंस से ही पूछ लेती हूँ, गौतम गंभीर ने इतने सारे बातें बताई कि ये नहीं है, ये नहीं है, 8 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया, कोई नया अस्पताल नहीं, कोई नई ऐसी चीज नहीं जिसको क्लेम कर सके कि ये मेरी लेगेसी है, अरविंद केजरीवाल कह सके। तो क्या गौतम गंभीर जैसे फायर ब्रांड लीडर की जरूरत है दिल्ली को? देखिए, बिल्कुल नहीं। आपको गौतम गंभीर जैसे लीडर की जरूरत नहीं है, आपको एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है। वो आप भी हो सकते हैं। दिल्ली मेरी नहीं है, दिल्ली आप सबकी है। लेकिन गौतम, यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम है। देखिए, कोई भी मंच हो, मीडिया का मंच हो या फिर आप जब जनता के बीच में जाते हैं, अपनी खुद भी पब्लिक रैलीज करते हैं, रोड शोज करते हैं, जनसभाएं करते हैं, उसमें आप लोग सब एक दूसरे पर वार करते रहते हैं। तुमने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, ये नहीं खड़ा किया, वो नहीं खड़ा किया, वो गलत है, वो गलत है। लेकिन आप सोल्यूशंस भी ढूंढते हैं ना। आपने बोला कि दिल्ली को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो दिल्ली को कम से कम पहले जैसी दिल्ली तो बना दे। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क तो दूर की बात है, हमें हमारी दिल्ली चाहिए वापस। तो ऐसा व्यक्ति सॉल्यूशंस लेके आएगा। गौतम गंभीर एज अ युवा लीडर, एज समवन हु थिंक्स वेरी क्लियरली, टॉक्स वेरी क्लियरली, आप मुझे बताइए सॉल्यूशन क्या है, कहां ढूंढे उसका रास्ता? मैं आपको बताता हूं सॉल्यूशन, और शायद ये बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। इस देश में जितने ऐड चलने चाहिए, चाहे वो मीडिया में चलें, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले, चाहे वो बाहर चलें, चाहे वो प्रिंट मीडिया में चलें, सारे ऐड पार्टी को अपने फंड से लगाने चाहिए। टैक्स पेयर का पैसा सिर्फ टैक्स पेयर के लिए ही जाना चाहिए। मेरी मेहनत की कमाई के ऊपर किसी का हक नहीं है कि वो अपने चेहरे या अपनी राजनीति चमकाए। आपको अपनी राजनीति चमकानी है, आप अपने पार्टी फंड से लगाइए। एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए, एक ऐसा व्यक्ति, कोरोना के वक्त में सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति था जिसके ऐड चलते थे दिन रात, फ्रंट पेज पे ऐड आते थे न्यूज़पेपर के। वो भी तो राष्ट्रवाद है। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद मैं आपको सबसे बड़ी चीज बताता हूं। जब मैं बड़ा हो रहा था, 1962 की वॉर मैंने नहीं देखी थी, मेरी नानी ने मुझे बताई थी। जब देश को जरूरत थी तो महिलाओं ने इस देश की अपना सोना दिया था देश को। कोरोना के वक्त पे जब पैसे की जरूरत थी तो मीडिया हाउसेस भी ये कह सकते थे कि केजरीवाल जी, हम आपके ऐड नहीं चलाएंगे, जो पैसा आप हमारे को देते हैं ना, ये आप जनता में लगाइए, इससे कोरोना सेंटर्स बनाइए, इससे आप हॉस्पिटल बनाइए। ये भी एक तरीके का राष्ट्रवाद है। करोड़ों रुपए टैक्स पेयर का सुबह से लेकर रात तक काम करता हूं मैं, और आप लोग भी काम करते हैं, और आपका पैसा सिर्फ ऐड में जाता है। जो आप ये बात करें ना फ्री बिजली की, मैं ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, और मैं आज आपको समझाना चाहता हूं कैसे। 20,000 करोड़ का बजट है, जो हर साल 20,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिक कंपनीज को जाता है, जिसमें से 16,000 करोड़ सिर्फ 11.5 लाख घर दिल्ली के देते हैं। और जो 4,000 करोड़ जो दिल्ली सरकार सब्सिडी बोलती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जिससे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और फ्लाईओवर्स बनने चाहिए। वो सब्सिडी दिखा के दिया जाता है इलेक्ट्रिक कंपनीज को। जब सारा पैसे ही आप इलेक्ट्रिक कंपनीज को दे देंगे, 4,000 करोड़ जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल कैसे बनाएंगे? एक मिनट गौतम, एक मिनट। ये आंकड़े बहुत इंप्रेसिव हैं, और आपने बिल्कुल वाजिब सवाल भी उठाया कि टैक्स पेयर की मनी का सही उपयोग नहीं कर रही है। चलिए, आम आदमी पार्टी मैंने मान लिया, टैक्स पेयर की मनी का एक पोर्शन म्यूनिसिपैलिटी को भी जा रहा है। म्यूनिसिपैलिटी को जो पैसा जा रहा है उसमें एमसीडी के तो इतने प्रचार भी नहीं होते, एमसीडी के तो इतने ऐड भी नहीं आते। वो पैसा कहाँ जा रहा है, कौन अपनी पॉकेट में भर रहा है? 13,000 करोड़ रुपए पेंडिंग है जो दिल्ली सरकार ने एमसीडी को देने। और मैं आपको बताता हूं सबसे ज्यादा कौन सी एमसीडी भुगती है, ईडीएमसी भुगती है। अब सब मर्ज हो गया है, अब मर्ज हुआ है ना, और वो मर्ज करने की जरूरत भी थी। हमारे पास कर्मचारियों को पैसे देने के पैसे नहीं थे। 13,000 करोड़ जो दिल्ली सरकार अभी तक रोक के रखा हुआ है। आपने राजनीति करनी है, आप करिए अपनी राजनीति, लेकिन उन गरीबों की क्या गलती है? सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए पैसे नहीं दिए जाते कि एमसीडी काम करे। 13,000 करोड़ जब आएंगे तो पूछना जरूर कि 13,000 करोड़ रुपए क्यों रोके थे। और सबसे ज्यादा मैं ही भुगता हूं वो, क्योंकि कुछ भी अगर ईडीएमसी में बोलता था करवाने के लिए तो यही जवाब मिलता था कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, एमसीडी को अगर आप पैसे नहीं देंगे तो जनता ही भुगतती है। एमसीडी तो भुगतती है, कर्मचारी तो भुगतते हैं, जनता भी भुगत। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।